Hello everyone, welcome to my channel Bookworm, and in today's video we are going to cover class 9 NCERT history chapter number 1, and that is the French Revolution. तो इसके हैं हैंड रिटन नोट्स जिसका भी PDF में डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन जुलाई 1489। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ना वो 14 जुलाई 1789 में शुरू हुआ था। लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली बिकम द किंग ऑफ द फ्रांस, एंड व्हेन ही वाज 20 years old he was married to Austrian princess Marie Antoinette. They both have a lavish lifestyle. They spent all their money on dresses, drinks, makeup etc. तो यहाँ पर क्या होता है ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो होता है वो 14 जुलाई 1789 में शुरू होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। तो लुई 16 जो थे ना वो बर्बन ख़ानदान के थे जो कि किंग बने थे फ्रांस के, यानी कि वो फ्रांस के राजा थे। और जब वो 20 साल के थे तब उनकी शादी करा दी गई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। दे बोथ हैव अ लैविश लाइफस्टाइल। उनकी जो लाइफस्टाइल थी ना, उनके जो जीने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा अमीरों वाला था। अब भाई राजा रानी है तो अमीरों वाला तो हो गई ना। तो वो लोग पैसे बहुत ज़्यादा खर्च किया करते थे अपने कपड़ों पे, अपने खाने में, अपने मेकअप में, अपनी ड्रिंक्स में, बहुत सारी चीज़ों में वो पैसा खर्च किया करते थे। ऑल्सो दे हैड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब उनका जो एनिमी था ना, यानी कि उनका जो दुश्मन था ना वो ब्रिटेन था। तो उसने अपना राज अमेरिका पे किया हुआ था। तो उन्होंने फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को बचाया था। At that time, all the treasury of the country finished, so the king decided to increase the taxes. अब जब उन लोगों ने मदद की ना अमेरिकन कॉलोनीज़ की, तो उनके जितने भी पैसे थे, जितना भी उनका ख़जाना था ना कंट्री का, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो जो वहाँ का राजा होता है ना लुई 16, वो सोचता है कि चलो यहाँ के टैक्स बढ़ा देते हैं हम लोग। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3 states. द फर्स्ट स्टेट इंक्लूड द नोबिलिटी। तो पहले के टाइम में क्या होता था ना कि वहाँ पे किंग ने, यानी कि लुई 16 ने 3 तरीके की एस्टेट रखे हुए थे। एस्टेट 3 चीज़ों में डिवाइडेड थे, जैसे कि फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। अब वहाँ पे पता है क्या होता था, जो फर्स्ट एस्टेट था उसमें तो नोबिलिटी थी। नोबिलिटी यानी कि होता है जो अमीर इंसान होते हैं, मतलब कि जो चर्चेज़ में प्रीस्ट होते हैं ना, पंडित वगैरह, वो तो भाई टैक्सेस देते नहीं थे क्योंकि वो तो चर्च में रहते थे। फिर बारी आई सेकंड एस्टेट में, सेकंड एस्टेट में आए क्लर्जी यानी कि जो राजा थे, जो राजा के रिश्तेदार थे, रानी के रिश्तेदार थे, जितने भी अमीर से लोग थे ना वो सब सेकंड एस्टेट में आ जाते हैं। थर्ड एस्टेट इंक्लूड ऑल द पीजेंट्स लैंड ओनर्स। तो जो थर्ड एस्टेट बचता है ना उसमें सारे गरीब लोग थे, जैसे कि जो पीजेंट थे यानी कि जो किसान थे। अब ज़रूरी नहीं है थर्ड एस्टेट में सिर्फ और सिर्फ गरीब ही आते थे, उसमें अमीर भी आते थे, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, जितने भी लोग फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में नहीं आए ना वो सब थर्ड एस्टेट में थे। द थर्ड एस्टेट हैव टू पे ऑल द टैक्सेस। दिक्कत ये थी ना कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट इनमें से कोई भी टैक्सेस पे नहीं करता था, यानी कि कोई टैक्स नहीं बढ़ता था। सारा का सारा टैक्स तो थर्ड एस्टेट को देना पड़ता था। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैली एंड टाइथे। तो उस टाइम पे ना 2 तरीके के टैक्सेस होते थे, टैली और टाइथे। टैली वर द टैक्सेस दैट वर गिवन टू द चर्चेज एंड टाइथे वर पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। तो क्या होता था, जो टैली था ना टैक्स, वो चर्चेज़ में दिया जाता था प्रीस्ट को, यानी कि पंडित वगैरह को दिया जाता था, चर्चेज़ में दिया जाता था, मंदिर में दिया जाता था। और जो टाइथे था वो स्टेट में दिया जाता था। एक तरीके से आप यही मान लो कि वो डायरेक्ट राजा को दिया जाता था। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पुराने टाइम में, यानी कि फ्रांस में किस तरीके की टैक्सेस हुआ करती थी। In 1719 the population was 23 million and 1789 the population increased to 28 million. तो आप देख रहे हो 1719 में जो पॉपुलेशन थी हमारी वो थी 23 मिलियन, लेकिन जो 1789 थी उसमें पॉपुलेशन हो गई 28 मिलियन। कितना ज़्यादा बढ़ गया। अब जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना भी ज़्यादा चाहिए, और अब खाना ज़्यादा चाहिए तो अब हम लोग आगे देखेंगे वहाँ पे और क्या हो रहा था। द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब हम लोग देखेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आखिर होता क्या है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी ना वहाँ पे कि वहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने लगा।
सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है जो हमारी बेसिक नीड्स होती है ना, उनमें भी खतरा आ जाता है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइवलीहुड एंडेंजर्ड। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारी जो बेसिक नीड्स होती है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, मूवी याद आई, तो उनमें भी खतरा आ जाता है, यानी कि वो भी नहीं बचते। इन द 18th century, in the third estate, educated people were also involved. जो थर्ड एस्टेट था ना, उनमें पढ़े लिखे लोग भी थे, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, पुलिस, सब थे। दे वर एजुकेटेड एनफ टू नो अबाउट देयर राइट्स। अब वो इतने पढ़े लिखे तो थे कि अब उन्हें उनके खुद के अधिकार के बारे में पता था, उनके खुद के राइट्स के बारे में पता था। दे नाउ अंडरस्टूड दैट वाई ओनली द थर्ड एस्टेट शुड पे द टैक्स। तो उन्हें अब ये बात तो समझ में आ गई थी कि थर्ड एस्टेट ही क्यों पे करे सारे टैक्सेस, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट क्यों ना दे। देन दे स्टार्टेड रिवोल्ट। अब उन्होंने लड़ाई और झगड़ा शुरू कर दिया। ऑल्सो दे बिलीव दैट द प्रिविलेजेस बाय बर्थ शुड नॉट बी फॉलोड। और उनका ये भी मानना था कि जो प्रिविलेजेस थी, जो छूट थी ना बर्थ से, यानी कि जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को पहले से ही छूट मिली हुई थी, वो भी नहीं होनी चाहिए। When Louis XVI understood that he had to do something, he made a new rule. तो जब लुई 16 को समझ में आया ना, अब रिवोल्ट रोकने के लिए, झगड़े को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक नया रूल निकाला। बेसिकली द रूल्स एंड ऑर्डर्स कैन नॉट बी पास टिल अ मीटिंग हेल्ड ऑफ 3 एस्टेट्स। तो कोई भी लॉ, अब भले ही वो राजा ही क्यों ना हो, कोई भी लॉ तब तक पास नहीं हो सकता जब तक तीनों एस्टेट्स की मर्जी ना हो। वहाँ पर तीनों एस्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका होना ज़रूरी था। ईच स्टेट वुड हैव 1 वोट। हर एक स्टेट की एक वोट थी, यानी कि 1 एस्टेट। यहाँ हमारी कंट्री में क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट, लेकिन फ्रांस में क्या हो रहा था उस टाइम पे, 1 एस्टेट 1 वोट। तो एक एस्टेट के एक वोट होता था। यहाँ पे दिक्कत क्या आई ना कि 3 एस्टेट थे, अब तीनों की तरफ से एक एक वोट आएगी। जो फर्स्ट एस्टेट था और जो सेकेंड एस्टेट था, अब उन्हें तो टैक्सेस पे करने ही नहीं पड़ रहे थे, तो उनकी तो हो गई 2 वोट, और जो थर्ड एस्टेट था उनकी रहेगी बेचारों की 1 वोट। तो यहाँ पर झगड़ा हुआ। इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट वुड टेक लुई 16 साइड एंड द थर्ड एस्टेट वुड ओनली हैव टू पे द टैक्स। अब जो भी रूल बनेगा ना, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता, तो वो लुई 16 की साइड रहेंगे। लेकिन जो थर्ड एस्टेट के है ना, उनकी वोट कम पड़ जाएगी, तो उनको टैक्स फिर भरना पड़ेगा। द थर्ड एस्टेट डिसाइडेड टू मेक देयर ओन असेंबली। द असेंबली वॉज लेड बाय अबेसियस एंड मिराबियो। तो क्या हुआ कि जो थर्ड एस्टेट था ना, उसने फैसला किया कि वो अपनी खुद की एक असेंबली बनाएंगे और उसे वो बोलेंगे, और वो जो असेंबली थी ना, वो 2 लोग चलाएंगे, जो थे अबेसियस और मिराबियो। वैसे जनरली तो ये दोनों भी फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट से ही बिलोंग करते थे, बट स्टिल वो लोग चाह रहे थे कि थर्ड एस्टेट को ही ना झेलना पड़े। Although they were both from the first and second estate, still they believed that the only third estate should not pay the tax. The constitution monarchy was made in 1791. जो constitution monarchy है ना, वो 1791 में बन चुकी थी। Now instead of 1 person to manage all the things and duties were divided. तो अब एक रूल बना था। पहले तो मोनार्की हुआ करती थी, तो अब क्या हुआ ना कि वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाती है, यानी कि अब एक ही राजा के हाथ में नहीं होगी सारी पावर। अब वो जो पावर है ना, वो डिवाइड हो जाएगी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। थिंग्स द ड्यूटीज़ वर डिवाइडेड। द वोटिंग सिस्टम मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो अब वहाँ पे एक वोटिंग सिस्टम चल गया। द सिटीजन ऑफ द कंट्री वर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब यहाँ पर भी जो लुई 16 है ना, उन्होंने फिर एक लफड़ा कर दिया। अब वहाँ के जो सिटीजन्स थे, यानी कि जो वहाँ की जो जनता थी ना, उसे 2 तरीके में बांट दिया, एक्टिव और पैसिव। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक्टिव और पैसिव सिटीज़न होते कौन से हैं? एक्टिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास राइट टू वोट था, यानी कि उन लोगों के पास वोट देने का अधिकार था। जो लोग 25 ईयर्स से ऊपर थे और जिनके पास पैसा था। और जो पैसिव सिटीज़न थे वो थे एक तो औरतें, एक बच्चे और जो लोग गरीब थे। तो ये सभी पैसिव सिटीजन्स में इंक्लूड हुआ करते थे। नॉट ऑल द पीपल हैव द राइट टू वोट। हर इंसान के पास वहाँ पे राइट टू वोट नहीं था। पीपल अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हैज़ द राइट टू वोट। अब जो इंसान 25 साल से ऊपर होगा, सिर्फ उसी के पास
हक होगा कि वो वोट कर सके। वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वर द पार्ट ऑफ द पैसिव सिटीजन, इट मीन्स दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट। अब जो वुमेन थी यानी कि जो औरतें थी और जो बच्चे थे ना, वो एक पैसिव सिटीजन का हिस्सा थे, यानी कि उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो वोट डाल सकें। नोट: द आइडियाज़ एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेवोल्यूशन वर डिस्कस्ड in the coffee shops to spread more about revolution. The news was printed in the newspaper and was read aloud for the people who cannot read or write. तो यहाँ पर हमें क्या नोट दिया जाता है कि ये बात वैसे पहले आनी चाहिए थी, बट जो रेवोल्यूशन के बारे में जितनी भी जानकारी हम लोगों को देनी होती थी ना, वो लोग फ्रांस में क्या करते थे, वो लोग कॉफ़ी शॉप्स में बैठकर डिस्कस किया करते थे। और रेवोल्यूशन के बारे में और ज़्यादा वो बता सके और फैला सके तो वो न्यूज़पेपर में प्रिंट किया करते थे। और रेवोल्यूशन के बारे में जगह जगह तेज़ तेज़ चिल्लाया जाता था और बताया जाता था उन लोगों के लिए जो लोग ना तो पढ़ सकते थे या लिख सकते थे। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज नाउ नोन एज कन्वेंशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नई असेंबली जो इलेक्ट हुई थी अब उसे कहती थी कन्वेंशन। लुई 16 was sentenced to death because the betrayal of the court. बिट्रेयल यानी कि धोखे के केस में जो लुई 16 थे ना, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि उसे फांसी दे दी गई क्योंकि उन्होंने धोखा किया था अपने कंट्री के साथ। फ्रॉम द ईयर 1793 to 1794 इज नेम्ड एज रेन ऑफ टेरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेन ऑफ टेरर का पीरियड। रॉबेस्पियर स्टार्टेड अ न्यू पॉलिसी दैट इफ एनीवन हु कुड नॉट agree on his decisions and the person who will not accept his decisions will be guillotined. अब एक नई चीज़ आ गई। रॉबेस्पियर था एक जो कि जैकोबिन्स क्लब का मेंबर था, यानी कि वो उसका लीडर ही था। तो अब उसने क्या किया, अगर कोई भी इंसान उसकी बात नहीं मानता था या बात नहीं सुनता था तो वो उसे गुलेटिन कर देता था। गुलेटिन एक ऐसी मशीन थी जिसमें कि उसका सर, इंसान का सर रख दिया जाता था और काट दिया जाता था। गुलेटिन वॉज अ टाइप ऑफ मशीन थ्रू विच अ पर्सन कैन बी हेडेड, यानी कि उसका सर काट दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड दैट मशीन, और उसका नाम गुलेटिन का डॉक्टर गुलेटिन से रखा गया जिन्होंने वो मशीन बनाई थी। लेटर रॉबेस्पियर वॉज ऑल्सो गुलेटिन, और उसके बाद रॉबेस्पियर को भी गुलेटिन कर दिया, यानी कि उसकी मुंडी भी काट दी गई। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रेवोल्यूशन वुमेन्स हैव द पार्टिसिपेटेड अ लॉट इन द रिवोल्ट। शुरू से ही रेवोल्यूशन की जो औरतें थी ना, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हिस्सा लिया था इस रिवोल्ट में। द वुमेन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी ऑल्सो वर्कड अलॉट, और उन्होंने काम भी बहुत किया था। दे वर्कड एज अ डोमेस्टिक हेल्पर, दे ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज एंड हैव टू स्टैंड इन द क्यू फॉर ब्रेड। तो उन लोगों को बड़े बड़े काम करने पड़े, जैसे उन लोगों को खाना भी बनाना पड़ा, वो नौकरानी भी बनी, वो लोग ब्रेड के लिए खाना खाने के लिए, और जो खाना वो अनाज वगैरह लेके जाती थी उनके लिए भी लंबी लंबी लाइन में खड़ी रहा करती थी। देयर वेजेस वर ऑल्सो लो देन मेन, और उनकी जो वेजेस यानी कि जो उनकी डेली की जो तनख्वाह थी वो भी बहुत ही ज़्यादा कम थी इन कंपैरिजन ऑफ मेन। दे वर इन द कैटेगरी ऑफ पैसिव सिटीजन्स। अब वो कैटेगरी थी पैसिव सिटीजन्स की में। दे वर नॉट अलाउड टू वोट। अब उन लोगों को पैसिव सिटीजन में है तो वोट कैसे मिलेगा। आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 200 years फाइनली दे गॉट इंडिपेंडेंस इन 1946 एंड द राइट टू वोट। और 200 साल के बाद आखिरकार उन्हें आज़ादी मिल ही जाती है 1946 में, और उन्हें राइट टू वोट मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो मैंने इसे शॉर्ट में कर दिया, इसके नोट्स बना दिए हैं और मैं इन्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग इन्हें वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर आज का कंटेंट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।